नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको भारत में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ, पंचायती राज व्यवस्था अपनी यात्रा के दौरान कब प्रभावशाली हुई, कब प्रभावहीन हुई, उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आईं और उन बाधाओं ने भी पंचायती राज व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत किया, ये हमने बताया था। और हमने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था अपने उत्कृष्ट रूप में, अपने आदर्श रूप में सामने आई तब जब 73वां संविधान संशोधन किया गया। और ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ कब से? 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल 1993 से जो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ, उसके माध्यम से भारत के संविधान में पंचायतों को या पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया। 16 अनुच्छेद जोड़े गए और हम आपको अब वो बताते हैं कि उन 16 अनुच्छेदों में मुख्य अनुच्छेद कौन है और उनमें क्या है, जो परीक्षा की दृष्टि से भी और अगर आप गांव में रहते हैं या गांव से जुड़े हुए हैं तो उस दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में हमारे संविधान ने इस संबंध में क्या लिखा है। और जब आप जान जाएंगे तो आपको इस व्यवस्था में थोड़ा रुचि भी पैदा होगी। इस संबंध में सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है 243 और 243 में परिभाषाएं दी हैं। क्या दिया हुआ है? 243 में परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे जिला को परिभाषित किया गया है कि जिला क्या है, इसमें परिभाषित किया गया है कि ग्राम सभा क्या है, पंचायत क्या है, क्षेत्र क्या है, ये सब चीज़ों को परिभाषित किया गया है। तो इसमें जो कहा गया है ग्राम सभा क्या है, क्या कि ग्राम सभा क्या है, हम ग्राम सभा बताते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया है कि ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा है कि किसी भी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय या बॉडी। मतलब ग्राम सभा क्या है? मान लो कोई ग्राम है, कोई भी ग्राम या गांव आप कह सकते हैं, तो उस गांव या ग्राम की एक निर्वाचक नामावली होती है और उस निर्वाचक नामावली में जो भी जिन व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड हैं उन व्यक्तियों से मिल करके जो बना हुआ निकाय है, बॉडी है, वो ग्राम सभा कहलाती है। इस तरीके से फिर एक बार संक्षेप में संवैधानिक परिभाषा आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो हमसे पूछा गया था कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। मेंस में भी एक बार लिखने के लिए आया था कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को परिभाषित करते हुए 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या जो भी उसके आगे कुछ पूछा गया था। तो आपको एकदम बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ग्राम सभा क्या है। तो आप बताएंगे कि अगर ऐसे बता देंगे कि तो और अच्छा हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों से मिलकर बना जो निकाय है वो ग्राम सभा है। तो निश्चित रूप से ये आपका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। पंचायत क्या है? तो इसी अनुच्छेद में 243 में कहा गया है कि अनुच्छेद 243 में कहा गया है कि 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की संस्था। क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि पंचायत क्या है। पंचायत क्या है? ये कहा गया है कि 243 खा के तहत गठित स्वायत्त शासन की जो संस्था है
वो है पंचायत। और 243 खा में स्वायत्त संस्था के रूप में 3 प्रकार की पंचायतों का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर मध्यवर्ती पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन करेगा, ये कहा गया है 243 खा में। तो इस तरीके से जो 243 में हम ये कहते हैं कि पंचायत का मतलब क्या है, तो हमें दोनों को मिला के समझना होगा कि पंचायत को परिभाषित किया गया और ये कह दिया गया कि पंचायत का मतलब वही होगा जो 243 खा में मतलब है। और 243 खा में कहा है, 243 खा में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। और ये भी कह दिया गया है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, देखो बहुत समझना है, ये नहीं लिखा है कि 20 लाख से कम हो, ये लिखा है कि 20 लाख से अधिक नहीं है, वो चाहें तो मध्यवर्ती स्तर का परित्याग कर सकते हैं, यानी वहाँ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो सकता है, ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर। तो इस तरीके से ये चूँकि 243 में परिभाषित किया गया है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे 243 में कहा गया है कि मध्यवर्ती स्तर का मतलब क्या है, इंटरमीडिएट लेवल का मतलब क्या है, तो बताया गया है कि इसी में 243 में कह दिया गया है कि मध्यवर्ती स्तर का मतलब ये है कि जिला और ग्राम के बीच में, मतलब ग्राम पंचायत, ग्राम और जिला के बीच में जो है वो एक ऐसा स्तर जिसे इस प्रायोजन के लिए राज्यपाल मध्यवर्ती स्तर घोषित करें, तो वो मध्यवर्ती स्तर हो जाएगा जो ग्राम और जिला के लिए होगा इस पंचायती राज व्यवस्था के तहत, वो मध्यवर्ती स्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 243 में विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों को कि जिला क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, क्षेत्र पंचायत क्या है, क्षेत्र क्या है, मध्यवर्ती स्तर, इन सबको परिभाषित किया गया है। तो एक तरीके से ये हो गया। अब आते हैं 243, तो हमने आपको बता दिया, 243 खा बता दिया। 243 का में सिर्फ 243 का सिर्फ इतना कहा गया है कि जो है वो ग्राम सभा जो है वो ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों और ऐसे कृत्यों का, मतलब ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो शक्तियाँ या जो कृत्य उसे राज्य के विधानमंडल के द्वारा सौंपे जाएं। तो सीधे सीधे आप देखिए कि 243 का क्या कहता है। 243 का ये कहता है कि ग्राम सभा, यानी सीधे सीधे ये कहता है, आप इस सीधे सीधे संक्षेप में ये पूछा जाता है सब कि 243 का ये कहता है कि बिल्कुल सरलतम शब्दों में कि ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो उसे राज्य विधानमंडल के द्वारा सौंपे जाएं। यानी एक तरीके से राज्य विधानमंडल के द्वारा ग्राम सभा को सौंपे जाने वाले कार्य और शक्तियों के बारे में व्यवस्था ये करता है। राज्य विधानमंडल को ये अधिकार देता है कि वो जो शक्तियाँ और कार्य ग्राम सभाओं को सौंपना चाहे वो सौंप सकता है। और इसी अधिकार के आधार पर विभिन्न राज्यों ने जो है वो अपने अपने ग्राम सभाओं को शक्तियाँ और अधिकार सौंपे हैं। ठीक, तो समझ गए आप। फिर एक बार समझा दूँ, बहुत ज़रूरी है कि ग्राम सभा क्या है। किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्टर्ड व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय है। और ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत आप ये कहेंगे, अगर अब आपको 243 खा बता दिया गया, अब आप जान गए और दोनों को मिला करके आप पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो ग्राम पंचायत है वो, आप ये कहेंगे कि ग्राम पंचायत जो है वो स्वायत्त शासन की संस्था है जिसका गठन ग्राम स्तर पर किया जाता है। और इस तरीके से वास्तव में जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम की निर्वाचित
राजनैतिक कार्यपालिका है, ग्राम की निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका है। ठीक, ये आप समझ गए। और ये 243 आप समझ गए। 243 का आपने आपको बता दिया। अब 243 खा हम आपको बता चुके हैं। 243 खा में ये बताया गया है कि राज्य 3 प्रकार की पंचायतों की स्थापना करेगा। अब हम 243 खा आपको बता चुके हैं अच्छे से, अब यहाँ हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तरीके से 243 हो गया, 243 का हो गया, 243 खा हो गया। अब आते हैं 243 गा। 243 गा ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आता है ग्राम पंचायतों की संरचना। ठीक, 243 गा जो है वो पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि 243 गा जो है वो केवल ग्राम पंचायत, वास्तव में वो पंचायतों की संरचना के बारे में बताता है। इसलिए ग्राम न कहकर के केवल इतना कहा जाए कि 243 गा जो है वो पंचायतों की संरचना के संबंध में बताता है। तो क्या कहता है 243 गा? वो कहता है कि जो पंचायतें होंगी तो पंचायतों की संरचना के संबंध में विधानमंडल विधि बना करके उपबंध कर सकेगा, व्यवस्था कर सकेगा। यानी ग्राम स्तर पर पंचायतों की क्या संरचना होगी, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की क्या संरचना होगी, कौन होगा कौन नहीं होगा, जिला स्तर पर पंचायतों की क्या संरचना होगी, इस सब के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार, उपबंध करने का अधिकार उस राज्य के विधानमंडल को दे दिया गया है। और कहा गया है कि पंचायतों की संरचना के संबंध में जो है वो राज्य विधानमंडल प्रावधान कर सकेगा। ठीक, और फिर मैं बता दूं कि हर राज्य ने अपने यहाँ अलग अलग प्रावधान किए हैं। संविधान में क्या लिखा है वो बताता हूँ मैं आपको। संविधान में लिखा है कि जो ग्राम स्तर पर होगी, ग्राम स्तर, ये जो कई बातें लिखी 243 गा में, लेकिन जो काम की बात है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी, वो मैं आपको बताता हूँ। 243 गा में एक बात तो ये कही गई है कि जो ग्राम स्तर पर पंचायतों का अध्यक्ष होगा, जो ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष होगा, वो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों, मध्यवर्ती स्तर पर इंटरमीडिएट लेवल पर गठित होने वाली पंचायतों में प्रतिनिधित्व करेगा। और अगर मध्यवर्ती स्तर नहीं है तो जिला स्तर पर गठित होने वाली पंचायत में वो प्रतिनिधित्व करेगा। ये संविधान में लिखा है। ये भी लिखा है कि मध्यवर्ती स्तर की जो पंचायत का अध्यक्ष है वो जिला स्तर पर गठित होने वाली पंचायत में प्रतिनिधित्व करेगा। तीसरी बात ये लिखी है कि लोकसभा एवं विधानसभा के ऐसे सदस्य, लोकसभा और विधानसभा के ऐसे सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम स्तर से भिन्न कोई पंचायत है। यानी ग्राम स्तर से भिन्न पंचायत कौन होगी? क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो उनमें वो प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। अब इसको अगर सरलतम शब्दों में समझाएं आपको तो ये कह रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, यानी जो लोकसभा का सांसद होगा, और जो विधानसभा का सदस्य होगा, यानी जो विधायक होगा लेकिन कहाँ से? विधानसभा का होगा, वो क्षेत्र पंचायत और अपने क्षेत्र में जो पड़ने वाली क्षेत्र पंचायत है उसके विधानसभा क्षेत्र में जो पड़ती क्षेत्र पंचायत और उसके क्षेत्र में पड़ने वाली जिला पंचायत है, उसमें वो प्रतिनिधित्व कर सकता है, प्रतिनिधि रहेगा उसमें। और आगे कहा गया है कि राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों को मध्यवर्ती स्तर पर गठित होने वाली पंचायत या जिला पंचायत जिसमें वो निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड है, यानी जो राज्यसभा का सदस्य है, राज्यसभा का जो सांसद है और राज्य की जो विधान परिषद का सदस्य है, वो उस मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व कर सकता है जिसमें उसका नाम जो है वो निर्वाचक के रूप में दर्ज है। सब में नहीं कर सकता है, जिसमें उसका निर्वाचक के रूप में उसका नाम है उसमें जो है
वो प्रतिनिधित्व कर सकता है। मान लो कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और कानपुर देहात का रहने वाला है। कानपुर देहात में जो क्षेत्र पंचायत मान लो है, सपोज कर लो वो रसूलाबाद है, तो वो राज्यसभा का जो सांसद होगा वो कानपुर देहात की रसूलाबाद में जो मध्यवर्ती पंचायत होगी उसमें, और कानपुर देहात की जो जिला पंचायत होगी उसमें प्रतिनिधित्व वो कर सकेगा। तो ये सारी बातें किस में लिखी हैं? 243 गा में लिखी है। अभी और भी बातें हैं, आपको इस चीज़ को 2-3-4 बार सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आप कायदे से वीडियो देखेंगे, समझेंगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी हम आपको संवैधानिक दृष्टिकोण बता रहे हैं। इसी 243 गा में ये भी लिखा है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उस तरह से होगा, ध्यान रखिएगा, हम अभी वो बता रहे हैं जो संविधान में लिखा है, और फिर आप देखेंगे कि संविधान में बहुत कुछ स्पष्ट लिख दिया गया है कि ये करेंगे, और बहुत सारी बातें, अधिकतर बातें जो है राज्य के विधानमंडलों पर छोड़ दी गई हैं, और इसलिए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग प्रावधान किए हुए हैं। तो अभी तो हम आपको वो बता रहे हैं जो संविधान में लिख दिया गया स्पष्ट, तो वो तो मैंडेटरी हो गई हैं, और जहाँ विधानमंडल को अधिकार दे दिया गया है तो विधानमंडल ने अपने हिसाब से कानून बनाए हैं। जैसे अभी ये जो बता रहे हैं इस पर देखिएगा कि कहा गया कि ग्राम स्तर पर जो पंचायत का अध्यक्ष होगा उसका निर्वाचन उस तरह से होगा जैसी व्यवस्था, यानी उस रीत से होगा, उस तरह से होगा जैसा विधानमंडल कानून बनाएगा, विधि बनाएगा। और ये भी बता दिया गया है आगे कि जो मध्यवर्ती स्तर होगा, जो जिला स्तर पर पंचायत होगी, उसके अध्यक्ष का जो निर्वाचन होगा वो उसके सदस्यों में से ही होगा। हम आपको इसको और समझाएं थोड़ा कि उसे आपको समझ में आ गया होगा। संविधान ने क्या क्या, पहले ये संविधान में क्या कहा गया, पहले वो देखो। क्या कहा गया कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होगा, जिसको विभिन्न नामों से जाते हैं, कहीं प्रधान कहा जाता है, कहीं सरपंच कहा जाता है, कहीं किसी और नाम से भी जाना जाता है, तो जो ग्राम प्रधान होगा, जो ग्राम का सरपंच होगा, उसका निर्वाचन कैसे किया जाएगा इस संबंध में तो राज्य विधानमंडल को अधिकार दे दिया गया। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश की राज्य विधानमंडल में क्या कानून बनाया है, ये बनाया है कि जो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा होगी उसका जो प्रधान होगा उसका निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष रूप से उस ग्राम की जनता के द्वारा। ग्राम की जनता का मतलब ये है कि उस ग्राम सभा होगी, जो हमारी जो पंचायत होगी, एक पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभाएं हो सकती हैं, तो जो उस पंचायत की जो ग्राम सभा होगी और उसकी जो निर्वाचक नामावली रजिस्टर्ड व्यक्ति होंगे मतदाता के रूप में, उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो है चुनाव होगा। संक्षेप में और लेमैन की तरह कहें, जो हम लोग सब जानते हैं, सरलतम शब्दों में कहा जाए, ये संवैधानिक शब्दों के साथ साथ थोड़ा और समझाने के लिए कहा जाए, तो आप मान लीजिए आपका जो गांव है, आपकी जो ग्राम पंचायत है उसका नाम ए है, और वो एक ग्राम पंचायत की ये जो निर्वाचक नामावली है, जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में मान लो 600 लोग रजिस्टर्ड हैं, उनके नाम हैं, तो इन 600 लोगों के द्वारा चुनाव के दौरान जिस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक वोट दिए जाएंगे वही उस गांव का प्रधान होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ग्राम सभा है, जो ग्राम पंचायत है, उसके अध्यक्ष या प्रधान या सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट होगा ये व्यवस्था किसने की है? ये उत्तर प्रदेश की राज्य विधानमंडल ने किया है। ठीक, लेकिन ये कह दिया गया है, अब ये तो छोड़ दिया गया, संविधान ने छोड़ दिया राज्य विधानमंडल पर, लेकिन संविधान ने ये साफ साफ कह दिया कि जो इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत होगी और जो जिला पंचायत होगी, इसके अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के द्वारा, इसके अध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों के द्वारा होगा। यानी इनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं होगा, इनका चुनाव होगा इनडायरेक्ट। यानी जनता पहले क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनेगी, जनता पहले जिला पंचायत के सदस्य चुनेगी, और फिर ये क्षेत्र पंचायत के सदस्य, मान लो 10 सदस्य चुने गए इसमें, तो इन्हीं 10 में से किसी एक को, बाकी जो बचेंगे वो अपना अध्यक्ष चुनेंगे। मान लो कोई जिला पंचायत है और जिला पंचायत 50 वार्डों में विभाजित है, ये मान लो ये सपोज करो 50
यहाँ से जिला पंचायत सदस्य आएंगे, तो ये 50 जिला पंचायत सदस्यों में से इनमें से ही कोई एक अध्यक्ष बनेगा। तो यहाँ संविधान ने स्पष्ट कर दिया, ग्राम स्तर पर संविधान ने स्पष्ट नहीं किया कि आप चुनाव प्रत्यक्ष होगा कि प्रत्यक्ष होगा, विधानमंडल पर छोड़ा, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि चुनाव होगा और अप्रत्यक्ष होगा, चुनाव होगा और अप्रत्यक्ष होगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में हम आपको बता दें कि यहाँ क्या होता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ मान लो कोई मध्यवर्ती क्षेत्र पंचायत है, जिसको हम सब सामान्य और प्रचलित लोकप्रिय शब्दों में ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक कि ब्लॉक जा रहे हैं, ब्लॉक। तो जो ब्लॉक होता है, जिसको हम संवैधानिक भाषा में कहें तो वो क्षेत्र पंचायत है। और उस क्षेत्र पंचायत को मान लो ये क्षेत्र पंचायत है, रसूलाबाद क्षेत्र पंचायत है ये, इसको कई क्षेत्रों में बांट दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र से एक व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाता है और इसको कहा जाता है बीडीसी का मेंबर। एक इनसे मिलकर बनेगी क्या, ये जो यहाँ चुना गया वो कहा जाता है कि ये बीडीसी सदस्य है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य है। बीडीसी का मतलब क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। तो ये चुन गए, मान लो यहाँ से 12 सदस्य चुने गए टोटल, तो ये इस ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी कितने सदस्य हो गए, 12। तो ये 12 सदस्य ही अपने में से अपना एक अध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई ये जिला कानपुर देहात है और ये जो है ऐसे सपोज कर लीजिए, ये यहाँ से टोटल 50 सदस्य मान लो चुने गए, तो ये 50 सदस्य ही ये जो 50 जिला पंचायत सदस्य हैं, इन्हीं में से ये 50 में से कोई एक अध्यक्ष चुना जाएगा और चुनने वाले भी कौन होंगे, यही होंगे। ये उत्तर प्रदेश में व्यवस्था है। तो हम संवैधानिक व्यवस्था बताते हैं, उसके बाद बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में वास्तव में क्या व्यवस्था की गई है। तो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव बीडीसी के लोग करते हैं उत्तर प्रदेश में, और जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। इस तरीके से ये स्पष्ट है कि ग्राम स्तर पर जो प्रधान है उसका चुनाव डायरेक्ट होता है, जनता करती है, और ग्राम स्तर पर जनता अपने सदस्य भी चुनती है। गाँव को कई वार्डों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाता है। इसी तरीके से क्षेत्र पंचायत के लिए भी जो सब यही सब होता है। और इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष और मध्यवर्ती और जिला स्तर पर चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। अब आता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद एक और 243 घ 243 घ आता है। 243 घ क्या कहता है, 243 बताता है स्थानों का आरक्षण। क्या कहता है, स्थानों का आरक्षण। आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। 243 घ बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार सब कुछ जानते हुए भी आप इससे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा और यह आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी वो ये कहता है कि प्रत्येक पंचायत में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो और चाहे वो जिला पंचायत हो, प्रत्येक स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे। और कितने पद आरक्षित किए जाएंगे इस पर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में वास्तव में वहाँ पर SC ST के लोगों की जनसंख्या का अनुपात क्या है। उनकी जनसंख्या के तो आता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण कितना दिया जाएगा, तो आपको वो विकल्प चुनना जिसमें ये लिखा है कि आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। ठीक, और ये भी कहा गया है कि ये जो आरक्षण दिया जाएगा SC ST को, इसमें 1/3 स्थान SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी सपोज कर लीजिए कि अगर मान लो कोई जिला पंचायत है, सपोज कर लीजिए कोई जिला पंचायत है और उसमें 12% लगभग SC हैं, तो मान लीजिए कि वहाँ पर टोटल स्थान थे 100, मान लो जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना था। थोड़ी देर के लिए हम समझाने के लिए कह रहे हैं। मान लो जिला कानपुर देहात है और वहाँ से 100 जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना था और वहाँ की आबादी में लगभग 12% जो हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सूचित जाति के लोग हैं।
तो 12 सीटें लगभग किसको दी जाएंगी, शेड्यूल कास्ट के लोगों को दी जाएंगी। और ये भी ध्यान रखना है कि इस 12 के 1/3 यानी 4 जो है वो निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को दी जाएंगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। हम आपको उदाहरण गणितीय रूप से समझा रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ताकि चाहे जो पूछा जाए, चाहे प्री में पूछा जाए, चाहे मेंस में लिखना हो, चाहे इंटरव्यू में हो, चाहे कहीं और आपको बताना हो, किसी को समझाना हो, तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा सकें। ये कहा गया इसमें कि आरक्षण की स्थिति क्या होगी। और इसी अनुच्छेद में आगे ये भी बताया गया है, इतना बताने के बाद ये कहा गया है, अच्छा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आरक्षण है SC ST को, ये रोटेशन सिस्टम के आधार पर होंगे। ये नहीं है कि एक ही सीट हमेशा के लिए आरक्षित कर दी गई, ये बदलती रहेगी। तो रोटेशन सिस्टम, चक्रानुक्रम बोला जाता है हिंदी में इसको, इस आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। इसी अनुच्छेद में भी कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत में, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष रूप से भरे जाने वाले, यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, जैसे सपोज कर लीजिए प्रधान का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। तो प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। 1/3 स्थान, 1/3 मतलब हो गया 33.33%। कई बार आया कि महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है, और पहला विकल्प होता था 30%, लोगों ने उसको लगा दिया 30%, उनको लगा हाँ यही तो है। गलत हो गया आपका क्वेश्चन। सीधे सीधे आपको हम आपको वो बता रहे हैं जो संविधान में लिखा है। संविधान में क्या लिखा है, 1/3, 1/3, और अगर 1/3 को अगर जोड़े जाएं तो क्या आता है 33.33%। इतने स्थान जो है वास्तव में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, लेकिन कौन, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे, यानी जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाएंगे वो नहीं। ये संविधान कहता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कुल स्थानों का 1/3 स्थान जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। और ये भी लिखा है कि ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायत के अध्यक्षों के पद जो हैं वो SC ST के लिए आरक्षण के संबंध में विधानमंडल प्रावधान कर सकता है। चाहे वो ग्राम स्तर पर हो या किसी अन्य स्तर पर हो, पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए SC ST के संबंध में कोई भी व्यवस्था आरक्षण की विधानमंडल बना सकता है। और अंत में ये भी लिख दिया गया है कि आरक्षण के इसी तरीके का कोई आरक्षण अगर OBC के लिए गवर्नमेंट करना चाहे, राज्य का विधानमंडल करना चाहे, तो इस खंड की कोई भी बात, यानी जितनी लिख दी गई है, कोई बात उसको ऐसा करने से निवारित नहीं करेगी, यानी ऐसा करने से रोकेगी नहीं। यानी अगर OBC को आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल, सरकार न करके विधानमंडल को पावर दिया गया है, तो राज्य विधानमंडल अगर OBC को भी कुछ देना चाहता है तो वो भी दे सकता है। संविधान में OBC के लिए स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है, राज्य के विधानमंडलों पर छोड़ दिया गया है। अब आते हैं हम 243 अंगा पर। 243 अंगा कहता है पंचायतों की अवधि। क्या कहता है, पंचायतों की अवधि। बहुत महत्वपूर्ण, पंचायतों की अवधि क्या होगी, पंचायतों की अवधि। तो आप जान लीजिए, कहा गया है, इसमें भी कहा गया है, चाहे वो लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे जहाँ बताया था, हमने क्या बताया था कि निर्वाचन के बाद जो प्रथम बैठक होती है उस स्थिति से, तो यहाँ भी यही कहा गया है कि जो निर्वाचन के बाद जो उसकी प्रथम बैठक होगी ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की जो बैठक होगी, उससे 5 वर्ष 5 वर्ष उनका कार्यकाल होगा। कितना, प्रथम बैठक से 5 वर्ष। ठीक। और ये भी लिखा है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा। और फिर बाद में ये भी लिखा है कि निर्वाचन जो है उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व करा लिया जाएगा। और ये भी लिखा है कि अगर किसी कारण से उनका विघटन समय से पूर्व किया जाता है तो विघटन के उपरांत प्रत्येक दशा में अधिकतम 6 माह में निर्वाचन करा लिया जाएगा। और इस प्रकार जो निर्वाचन होगा वो शेष अवधि के लिए ही रहेंगी। सपोज कर लीजिए 2015 में सारे ग्राम पंचायतों का उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, तो 2015 से इनका कार्यकाल क्या होगा, 2020।
अब मान लो कोई ग्राम पंचायत 2018 में भंग कर दी गई और मान लो किसी तरह के 2000 सपोज के लिए सितंबर 2018 में भंग की गई और अब उसका चुनाव कराया गया मान लो जनवरी 2019 में, तो अब इसका भी कार्यकाल 2020 तक उसी समय तक होगा जिस समय तक उत्तर प्रदेश की उन तमाम पंचायतों का कार्यकाल था जिनका चुनाव एक साथ कराया गया था। ये भी लिख दिया गया है कि अगर मान लो कोई पंचायत भंग कर दी जाती है और निर्वाचन में 6 माह या उससे कम का समय है, मतलब अब 6 माह मतलब निर्वाचन तभी कराया जाएगा जब कार्यकाल 6 माह से अधिक बचा है। अगर उससे कम कार्यकाल है तो फिर निर्वाचन नहीं कराया जाएगा। 243 में ये बताया गया, 243 चा में बताया गया है कि किस आधार पर कोई व्यक्ति जो है इन पंचायतों का चुनाव नहीं लड़ सकेगा। उसमें जो बताया गया है वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें माथापच्ची की जरूरत नहीं है, बस उससे आप ये समझ सकते हैं। उसमें ये कहा गया कि किसी व्यक्ति को इसलिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसका आशय यही है कि प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए या इन त्रिस्तरीय पंचायत के किसी भी पद का चुनाव लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ये भी बहुत पूछा जाता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। इसी तरीके से जो विधायक है का विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25, विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए 30, लेकिन यहाँ चुनाव लड़ने के लिए कितना है? मात्र 21 साल। मतदान की आयु न्यूनतम 18 साल और प्रधान बनने की न्यूनतम आयु 21 साल। या अन्य जो बाकी पंचायत हैं वहाँ भी किसी भी पद पर पहुँचने के लिए 21 वर्ष। जैसे उत्तर प्रदेश में है कि वो भारत का नागरिक हो, राज्य विधानसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर क्षमता हो, उसे न्यूनतम 21 वर्ष आयु पूरी कर ली हो और उसे राज्य विधानमंडल के द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से 243 छा है। 243 छा में बताया गया है कि पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या होंगे? तो इसमें 2-3 मुख्य बातें बताई गई हैं। 2 मुख्य बातें जो आपको समझनी है वो कहा गया है। कहा गया है पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व कि इनकी क्या शक्ति होगी, इनका क्या प्राधिकार होगा और इनके क्या उत्तरदायित्व होंगे। तो इसमें 2 मुख्य रूप से बातें कही गई हैं कि जो पंचायतें होंगी वो आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएं बना सकेंगी। किसके लिए? आर्थिक सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की जो हैं वो योजनाएं बना सकेंगी। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की ऐसी स्कीमों का कार्यान्वयन कर सकेंगी जो उन्हें सौंपी जाएं, या जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं उन 29 विषयों से संबंधित जो है उन 29 विषयों पर जो है सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजनाएं ये बना सकेंगी। तो इस तरीके से 2 ही मुख्य रूप से कहा गया इसमें कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। तो सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास से संबंधित योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन करने की शक्ति और उत्तरदायित्व है 243 छा के तहत। तो क्या कहा गया है छा में? मुख्य रूप से कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं ये बना सकेंगे। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसे स्कीमों को कार्यान्वित करेंगी जो उन्हें सौंपी जाए, या 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं उनके संबंध में वो ऐसी स्कीमें बना सकेंगी और कार्यान्वित कर सकेंगी। ये हो गया आपका 243 छा। अब आता है मुख्य 243 जा।
243 जा, 243 जा है, चे नहीं। हिंदी चल रहे हैं तो हिंदी में दिमाग में रखिएगा। 243 जा कहता है कि पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियाँ व निधियाँ, कि पंचायतों द्वारा कौन कौन से कर अपने स्तर पर आरोपित किए जा सकते हैं और कौन कौन सी निधियाँ जो हैं वो उनके अंतर्गत आएंगी, इसका वर्णन 243 जा में किया गया है। और इस संबंध में विधानमंडल को अधिकार दिया गया है कि विधानमंडल कानून बना करके पंचायतों को कुछ कर लगाने और उनको वसूल करने तथा उनकी निधियों के संबंध में कोई भी प्रावधान वो कर सकता है। अब आता है कि जो अनुच्छेद 243 जा आ गया, तो इसके बाद झा आएगा। 243 झा, 243 झा कहता है कि पंचायत वित्त आयोग क्या कहता है, वित्त आयोग क्या कहता है, ये कहा गया है कि जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है उसके लागू होने के तुरंत बाद यथाशीघ्र और उसके बाद प्रति 5 वर्ष पर राज्यपाल एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्य द्वारा जो उद्गृहित कर हैं, शुल्क हैं, पथकर हैं और फीस हैं, ये इनसे जो प्राप्त होने वाली आय है, जो प्राप्तियां हैं, तो इन प्राप्तियों में से ये जो शुद्ध आगम हैं, इन आगमों में से कौन राज्य और पंचायतों के बीच में विभाजित किए जाएंगे, विभाजन का आधार क्या होगा, राज्य और पंचायतों का क्या भाग होगा, इस संबंध में वो सिफारिश देगा। ये भी कहा गया है इसी में कि जो वित्त आयोग है वो राज्य की संचित निधि से पंचायतों को दिए जाने वाले अनुदान के संबंध में सिफारिश करेगा। यानी राज्य की संचित निधि से पंचायतों को कितना अनुदान दिया जाएगा, इसके संबंध में भी वो सिफारिश करेगा। और ये भी कहा गया है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए वो जो आवश्यक सुझाव देना समझे वो सुझाव देगा तथा उन विषयों पर भी सुझाव देगा जो राज्यपाल उसे सौंपें। राज्यपाल को अगर लगता है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आप जो है इस संबंध में भी हमें कुछ बताएं, तो वो वित्त आयोग बताएगा। अब आता है अनुच्छेद 243 टा जो है वो व्यवस्था करता है राज्यों के निर्वाचन, इन पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था करता है। क्या कहता है, पंचायतों यानी ये जो तीनों स्तर की पंचायतें हैं उनके निर्वाचन के संबंध में व्यवस्था करता है और कहता है कि एक जो है इस निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिए, निर्वाचन कार्य बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, मतदाता सूची तैयार करना और कर्मचारियों का डिप्लॉय करना, मतलब पूरी चुनाव प्रक्रिया का जो अधीक्षण होता है, चुनाव प्रक्रिया का जो पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है, कंट्रोल, सुपरविज़न, सब कुछ करने के लिए, पूरी चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा और जिसका जो प्रमुख होगा वो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाएगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त कहलाएगा। और इसी राज्य निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता वाला निर्वाचन आयोग समस्त निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। और ये भी लिख दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि इस आयुक्त को उसी आधार और उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस आधार और रीति से हाई कोर्ट का जज हटाया जा सकता है। और आपको पता है कि हाई कोर्ट का जज हटाने की रीति और आधार क्या है, जिससे सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जा सकता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो है
वो कितनी कठिन प्रक्रिया है इस व्यक्ति को हटाने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि उस रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति और आधार से। लेकिन हम आपको बता दें, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट जोड़ दिया। आपको क्या याद रखना है और पेपर में क्या होगा वही, और संविधान में क्या लिखा वो वही पेपर में होगा। क्या लिखा है उसमें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और आधारों पर हटाया जा सकेगा जिस रीति और आधार पर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन उसके लिए नहीं किया जा सकता। इस तरीके से उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि वो दबाव मुक्त होकर के, तनाव मुक्त होकर के काम कर सके। इस तरीके से ये 73वां संविधान संशोधन और उसके द्वारा संविधान में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन यहीं पर समाप्त होते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहीं पर कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको मुक्त किया गया है आरक्षण से, जैसे और इन पंचायती राज व्यवस्था से वो राज्य हैं, जैसे आप देखेंगे कि जो आपका मिजोरम है और नागालैंड है, मेघालय है। इन राज्यों में ये त्रिस्तरीय ये जो पंचायती राज व्यवस्था है 73वां संविधान संशोधन के तहत ये जो लागू नहीं है। इसी तरीके से मणिपुर के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया है। यानी भारत के अन्य सभी राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान के अनुसार आरक्षण दिया गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को में आरक्षण नहीं दिया गया। इसलिए बहुत पूछा जाता है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि ये जो व्यवस्था है तो किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया है, तो उसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। कई बार ऐसा भी आ जाता है कि कहाँ ये लागू नहीं है, 73वां संविधान संशोधन किन राज्यों में लागू नहीं है। तो मुझे याद है एक बार शायद अन्य विकल्पों के साथ एक नागालैंड विकल्प था, तो नागालैंड मिजोरम आदमी ये लागू नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और जब आप एक से अधिक बार इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं कुछ संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ जिसे थोड़ा थोड़ा कभी कठिन लगने लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उन शब्दों की अंग्रेजी बता दूँ। जैसे लिखा है कि मतलब कई शब्द ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि चलो मैं इनको अंग्रेजी बता दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। या संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करता हूं कि उनसे आप परिचित हो जाएं धीरे धीरे। आप जब फेमिलियर हो जाएंगे, कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी, तो आप खुद उनकी जगह खुद को समझ में आने वाले शब्दों को रख सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये था हमारा 73वां संविधान संशोधन। उसके द्वारा जो संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की गई उसको आप दिमाग में रखिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी और आपके लिए भी। धन्यवाद।